ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड के दूसरे पाठ यानी बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक यानी जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय और साहित्य अवदान पर चर्चा करेंगे। सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने गद्य को चुना, जिसके माध्यम से इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास हैं। इन्होंने कई कहानियां लिखी जो निम्नलिखित कहानी संग्रह में संकलित हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाज्य। इनके द्वारा विचारपरक निबंध भी लिखे गए जो निबंध संग्रहों में संकलित हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। 1971 में जैनेन्द्र कुमार को पद्म भूषण और इसी साल साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य में योगदान के लिए दिया गया। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1998 को हुई। बाजार नाम आते ही हमारे मन में तरह तरह के चित्र, तरह तरह के रंग बिरंगी आकर्षण पैदा करने वाली सामग्रियां, मन भावन लुभावन सामानों का एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई देने लगती है। इस पाठ में लेखक बाजार के उपयोग, सदुपयोग एवं दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया है। लेखक के अनुसार बाजार मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति का साधन है। वह शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का नहीं। लेखक अपने विचार रखते हुए 3 तरह के क्रेताओं की श्रेणी बताता है। एक तो वो जो बाजार जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता किन सामग्रियों को खरीदनी है, किन सामग्रियों को नहीं। दूसरे वे जो बाजार तो जाते हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक सामग्रियों को खरीद लाते हैं। और तीसरे वो जो बाजार जाते हैं और केवल अपनी आवश्यकता की सामग्रियों को खरीदते हैं। यहाँ तीनों तरह के क्रेताओं के माध्यम से लेखक अपनी बात रखता है। वह पहले मित्र के द्वारा उदाहरण देता है। कहता है कि एक बार की बात है, मित्र बाजार गए तो कोई एक मामूली सी चीज उन्हें लेनी थी, लेकिन लौटे तो बहुत सारे बंडल उनके हाथ में थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका असर पत्नी से था, पत्नी की महिमा से था। लेखक कहता कि मैं उस महिमा का कायल हूं और ये आदिकाल से चला आ रहा है कि खरीदारी में स्त्रियों का कोई सानी नहीं है। लेकिन लेखक कहता है कि ठहरिए, सोचिए, यह तो केवल एक बहाना मात्र है।
यानी इसमें तो पत्नी की ओट ली गई है। इसके पीछे एक और कारण है। पत्नी तो कारण है, लेकिन केवल पत्नी ही कारण नहीं खरीदारी का है। अलबत्ता एक कारण और है। वह कारण है मनी बैग, पैसे की गर्मी, परचेजिंग पावर या पैसे की एनर्जी, जिसे हम क्रेता की क्रय शक्ति कह सकते हैं। लेखक कहता है कि पैसा पावर है, और उस पावर को दिखाने के लिए आसपास माल असबाब, मकान, कोठी, गाड़ी जब तक नहीं होगी, तब तक उस पावर को लोगों को कैसे दिखाया जा सकता है। लेखक ने कहा कि मैंने कहा लेकिन यह इतनी सामान खरीद लिए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए ही बचा हो। यानी अगर उनके पास और पैसे होते तो और सामान खरीदी गई होती। लेखक कहता कि तब मैंने माना कि यह जो सामान की खरीदारी की गई है मित्र द्वारा, यह जरूरत की तरफ देखकर नहीं, अलबत्ता अपनी परचेजिंग पावर के अनुसार की गई है। यानी पहला मित्र उस ग्राहक की तरह है जो उस ग्राहक का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो बाजार जाते हैं और अपनी आवश्यकता से अधिक सामानों को खरीदते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर उनकी अच्छी होती है, क्रय शक्ति अच्छी होती है, पैसे की उनके पास कमी नहीं होती है। और इससे बाजार में क्या होता है, सामानों की कमी होती है। सामानों की कमी होती है तो एक तरह से असंतोष की भावना लोगों के बीच बढ़ती है। में तो दोपहर को बाजार गए तथा शाम को लौटे, बिल्कुल खाली हाथ। मैंने उनसे पूछा, कहाँ गए थे? बोले बाजार। और फिर मैंने पूछा कि लेकिन कुछ लिए तो नहीं? तो उन्होंने कहा कुछ लेने का मन करता था, लेकिन बाजार में तो सब कुछ लेने का मन करता था, समझ में नहीं आता था क्या लूं क्या ना लूं, इसलिए कुछ भी न ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। सही बात है। अगर अपनी चाह का पता नहीं है, अगर हमें ठीक से नहीं पता है कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो बाजार की जो दुनिया है वो हमें अपनी तरफ खींच लेती है, और ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं होती। यानी बाजार में आकर्षण है, बाजार में एक जादू है। पता है कि बाजार एक जादू है, और वो रूप का जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। यानी आंखों के रास्ते जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यह जादू ठीक उसी तरह असर करता है जिस तरह से चुंबक लोहे पर। यानी अगर आपका मन पहले से तृप्त है, आपको पहले से पता है कि हमें क्या खरीदना है, तो ये बाजार का जादू आप पर असर नहीं करेगा। यह तभी असर करता है जब मन खाली है। खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है और सब चीजें खरीदने का मन करता है। परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने के बजाय सब चीजें खरीद लेने का मतलब आराम पहुंचाने के बजाय क्या करती हैं, तकलीफ देती हैं, आलस्य बढ़ाती हैं। हाँ, इससे थोड़ा स्वाभिमान को सेक मिल जाती है और संसार की जकड़ बढ़ती जाती है। लेखक खाली मन और बंद मन में अंतर बताता है। लेखक कहता है कि बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना,
और सुनने का अधिकार सिर्फ परमात्मा के पास है, क्योंकि उसमें सोचने की शक्ति फिर नहीं रह जाएगी। मनुष्य तो अपूर्ण है, और जब अपूर्ण है तो उसमें इच्छाएं होंगी। इच्छा का विरोध करना गलत है। लेखक कहता है कि अगर आपको मन खाली हो तो बाजार ना जाएं। यानी ये बाजार का जादू आप पर तभी असर करता है जब आपका मन खाली है। और जेब आपकी भरी हो, मन खाली हो तो कदापि न जाएं। और अगर जेब खाली हो और मन भी खाली हो तब भी बाजार न जाएं, क्योंकि तब भी आपको बाजार अपने जादू के आकर्षण में खींच लेगा। लेखक कहता है कि जिस तरह से लू की लूपन से बचने के लिए गर्मियों के दिनों में लोग पहले पानी पी के जाते हैं, घर से निकलते हैं ताकि लू न लग जाए, उसी तरह से अगर आप पहले मन बना के जाएंगे, यानी आपको पता है हमें किन चीजों को लेनी है, किन चीजों को नहीं लेनी है, तो बाजार का जादू आप पर असर नहीं कर पाएगा। यानी आपका मन भरा है तो बाजार का जादू आप पर असर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका मन खाली है तो बाजार का जादू आप पर असर करेगा। लेखक कहता है कि जब मन लक्ष्य से भरा हो और आप बाजार जाएं तो आपके लिए बाजार फैली की फैली रह जाएगी। वो आपको घाव नहीं दे पाएगा, बल्कि आनंद देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या चीजें लेनी है। और जब आप उस लक्ष्य को यानी उस सामग्री को खरीद लिए तो बाजार आपसे कृतार्थ हुई। और बाजार की असली कृतार्थता इसी में है, किसमें? आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की कृतार्थ मतलब सार्थकता है आवश्यकता के समय काम आना। यानी आपकी बाजार की को सार्थकता पहुंचाने वाले भगत के माध्यम से एक तीसरे वर्ग, यानी जिसको लक्ष्य पता है हमें क्या लेना है, उसके माध्यम से अपनी बात रखते हैं। कहते हैं पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। और वो भगत जी बेचारे छोटे मोटे चूरन के व्यापारी, यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुरु पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। लेखक कहता है कि अगर वो इस चूरन को अपना व्यवसाय बना लेते तो आज वो माला माल हो गए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या कुछ उनके पास ना होता? इधर 10 वर्षों से मैं खुद देख रहा हूं, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारी को बेचते हैं, और पेशगी ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं लेते। एक तय समय पर वो अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। और उनका चूरन लेने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, और शायद चूरन से भी अधिक लोग भगत जी के प्रति सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। लेकिन जैसे ही 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें 25वां पैसा भी दिया जा सके, और कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता हुआ भी मैंने उन्हें नहीं देखा। लेखक कहता है कि भगत जी नियमित चूरन बेचते हैं, आते हैं। 6 आने का जैसे चूरन बिका, शेष चूरन को वह क्या करते हैं, बालकों में, बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। यानी लेखक एक कारण और बताता है बाजारवाद का, बाजार का लालच का ना होना। भगत जी के माध्यम से, यानी भगत जी के अंदर लालच नहीं है, और भगत जी नियम के
पक्के हैं, उनके अंदर केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही मन है। पाठ में पैसे की व्यंग शक्ति की बात करता है। कहता पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीखी आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूं कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। लेखक कहता है कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए और देखते उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, उस समय बीच चौराहे पे खुली थी और जो भी सामाने दुकानों में लगी थी वो बिल्कुल देख रहे थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना और बहुत से बालक लोग थे जिन्होंने भगत जी से अपने को पहचानने की इच्छा जाहिर की। कह रहा है कि भगत जी के सामने सारी की सारी बाजार, सारी की सारी दुकानें खुली हैं, लेकिन भगत जी पर उसका कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगत जी का लक्ष्य है उस पंसारी की दुकान, जहां से उन्हें क्या मिलेगा, जीरा और उसके चूरन की सामग्रियां मिलेंगी। कह रहा है कि सारी सामानें बाजार में फैली हुई हैं, लेकिन भगत जी पर उसका कोई असर नहीं। वह रुकते नहीं हैं, और वह रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर। वहां दो चार अपने काम की चीजें ली और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक वो उपयोगी है, जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चय के प्रतीत के बल पर वह शेष चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर कोई भी असर नहीं कर पाता। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिलेगा और भगत जी वहां से उसे ले लेते हैं। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते। लेखक कहता है कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। यानी बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जिसे पता हो उसे क्या चाहिए, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार की सार्थकता है आवश्यकता के समय काम आना। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, यानी बाजार में महंगाई लाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाना। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की कमी होना। यानी जब आवश्यकता से अधिक सामग्रियों की खरीदारी की गई तो बाजार में उसकी शॉर्टेज होगी, और उस पे क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं से वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, जिससे लोगों के मन में ये बात आएगी कि इसका हम संग्रह करें, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। तो उसमें सद्भाव की कमी होगी, और इस सद्भाव के घटने पर आदमी आपस में भाई भाई और मित्र और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक रह जाते हैं।
संबंधों का हिला हवाली हो जाता है और केवल ग्राहक और बेचक की तरह रह जाते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने के फिराक में हो, क्योंकि एक की हानि में दूसरे का लाभ, दूसरे की हानि में एक का लाभ है। यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकता का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना हैं, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीत शास्त्र है। लेखक इस पाठ के माध्यम से बाजार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश किया है। महिमा, महत्ता, ओट, सहारा या बचाव, मालटाल, सामान, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, दरकार, इच्छा, हरज, नुकसान, तिरस्कार, अपमान, परमित, सीमित, अतुलित, अपार, विकल, व्याकुल, तृष्णा, लालसा, त्रास, दुख, बहुतायत, अधिकता, सेक, तपन, कृतार्थ, अनुग्रहित, सनातन, शाश्वत, निरोध, रोकना, अकारत, व्यर्थ, बलात्, बलपूर्वक, अप्रयोजनीय, बिना मतलब का, अखिल, संपूर्ण, पेशगी आर्डर, सामान के लिए अग्रिम पैसा देना, नाचीज, तुच्छ, कुंठित, व्यर्थ, स्पृहा, इच्छा, कोषणा, भला बुरा कहना, गाहक, ग्राहक, बेचक, व्यापारी, पोषक, पालक या पालन। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सीबीएसई ने जो एक नया संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है, उसके अनुसार अब गद्य खंड से 5 बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे। हम उस पर भी चर्चा करेंगे इसी के अगले स्लाइड में। आइए पाठ से प्रश्नों पर। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? यह प्रश्न 2009 और 10 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे दूसरे रूप में भी घुमा के पूछा जा सकता है। बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार का जादू, आपको बताया गया कि बाजार का जादू जब मनुष्य पर चढ़ता है तो आकर्षक वस्तुओं के बस में हो जाता है। वह लालच में आकर के बिना आवश्यक की चीजों को भी खरीदता चला जाता है। लेकिन कह रहा है कि जब वो जादू उतरता है और उसे तब पता चलता है कि जो वस्तुएं वो आरामदायक कम है, अलबत्ता उसके आराम के जीवन में खलल डालने वाली ज्यादा है। प्रश्न 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? जी हाँ। कह भगत जी चौक बाजार में जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो उनकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन वो बाजार को देख करके आश्चर्यचकित नहीं होते। उसके अंदर थोड़ी भी लालच नहीं होती, यानी बाजार का जादू उनके ऊपर थोड़ा भी असर नहीं करता। उनके व्यवहार में थोड़ा भी असमंजस नहीं होता। वे खोए खोए नहीं रहते। वे तरह तरह के सुंदर स्टाइलिश सामानों को देखते हैं, लेकिन उनके मन में किसी भी तरह के भाव नहीं आते। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न भाव से चौक बाजार में से चले जाते हैं। मार्ग में पड़ने वाले फैंसी स्टोरों पर भी वे नहीं रुकते। उनको तो जो चाहिए वो चाहिए, जीरा और काला नमक, जो कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पर। उनके व्यक्तित्व का यह
सशक्त पहलू लेख में उभर कर आया है। इसका दूसरा जो पक्ष था प्रश्न का, क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो उसका उत्तर होगा बिल्कुल। निश्चय ही भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार होगा। वह अधिक से अधिक सामान जोड़ने की वासना समाज में अशांति उत्पन्न करती है, जिसके वो विरोधी हैं। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी करे तो महंगाई पर नियंत्रण होगा, मनुष्य में असंतोष नहीं होगा। अतः भगत जी जैसे क्रेता समाज में सामंजस्य स्थापित करते हैं। किस तरह से? अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की खरीदारी करके। प्रश्न 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन क्या है? बाजारूपन का अर्थ है ऊपरी चमक दमक दिखावा। करा कि जब सामान बेचने वाला बेकार की चीजों को आकर्षक बना करके बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री का ऑफर दे करके या 70% फ्लैट का ऑफर दे करके ग्राहकों को ठगने लगता है तो वहां बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक जरूरत की चीजों की बजाय अपनी मनी पावर, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति को दिखाने के लिए बाजार में आवश्यकता से अधिक सामानों को खरीदता है, तो भी वहां बाजारूपन होता है। और इस व्यवहार में क्या है? छल है, कपट है, शोषण का बोलबाला होता है। प्रश्न का दूसरा पहलू, किस प्रकार के लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो उत्तर होगा जो मनुष्य बाजार से अपनी आवश्यकता की सामान खरीदता है वो बाजार को सार्थकता प्रदान करता है, और दुकानदार ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार चीजें बेचते हैं, उन्हें लुभाने के लिए नहीं, वहां भी बाजार सार्थक हो जाता है। यानी बाजार की सार्थकता किसमें है? एक तरह से ग्राहक की तरफ से भी है और बेचक की तरफ से भी है। ग्राहक आवश्यकता की सामान खरीद करके, और व्यापारी बेचने वाला किसी भी तरह का प्रलोभन दिए बगैर अगर सामान को बेचता है तो वहां पे क्या है? बाजार की उसमें सार्थकता है। प्रश्न संख्या 4, बाजार का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति। रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक क्षमता की रचना करता है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? करा बाजार सभी जात धर्म लिंग के लिए है, सभी लोग जाते हैं, सभी अपने प्रयोजन अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदती हैं। कोई ग्राहक और बेचक की जात या धर्म लिंग नहीं देखता कि इस धर्म की ये बेच रहा वहां से लेना है। वहां व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है कि वो कौन और सामान कितने में खरीद सकता है। बेचने वाला उसी ग्राहक को अधिक महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है, क्योंकि जितनी खरीदारी करेगा उतना उसमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। इस लिहाज से बाजार जाति धर्म का भेद मिटाकर सामाजिक समरसता की रचना करता है। हम लेखक के इस बात से सहमत हैं, क्योंकि समाज में या अन्य क्षेत्रों में यदा कदा अवरोध दिखाई देते हैं, लेकिन बाजार में ऐसा नहीं। प्रश्न संख्या 5, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के रूप में प्रतीत हुआ है और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। पैसा शक्ति के रूप में काम किया, धनपतियों के बच्चों की शादी ब्याह आदि नौकरी वगैरह को देख लीजिए। और दूसरा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, आप पढ़े थे एक क्लास 11 में चैप्टर नमक का दरोगा, कि पैसे की शक्ति किस सामने काम नहीं आई? दरोगा के सामने काम नहीं आई।
आप इससे संबंधित और प्रश्नों को देखिएगा, करिएगा। अब हम आपको बताए थे कि 5 बहुविकल्पी प्रश्न गद्य खंड से आएंगे, तो इस पाठ से भी अपने मित्र वीरेंद्र कुमार के सहयोग से हम लोगों ने कुछ संभावित बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण इस पाठ से किया है। आप उसे देखें और हल करें। लेखक कौन है? विकल्प दिया धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, इसमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 2, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वरनाथ रेणु, रघुपति सहाय, मनोहर श्याम जोशी। तो उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार का। प्रश्न संख्या 3, अधिक सामान की खरीदारी का श्रेय लेखक के मित्र ने किसको दिया? तो पहला प्रश्न, अब विकल्प इसका है खुद को, पैसे की शक्ति को, खुद और पैसे को, पत्नी को। तो उत्तर है पत्नी को। प्रश्न संख्या 4, लेखक के मित्र द्वारा अधिक सामान की खरीदारी की गई। पहला ऑप्शन है परचेजिंग पावर के कारण, दूसरा आवश्यकता के कारण, तीसरा स्वयं के कारण, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? परचेजिंग पावर के कारण। 5, आग्रह जगाता है, तिरस्कार, प्यार, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो आग्रह क्या जगाता है बाजार में? तिरस्कार जगाता है। प्रश्न संख्या 6, बाजार दर्शन पाठ के लेखक के अनुसार ऊंचे बाजार का मंत्रण होता है। विकल्प है तिरस्कार, मूक, खुला, इसमें से कोई नहीं। उत्तर होगा मूक। प्रश्न संख्या 7, लेखक के अनुसार हमें बाजार कब जाना चाहिए? विकल्प दिया गया जब मन खाली हो, जब मन खाली और जेब भरी हो, जब मन और जेब दोनों खाली हो, जब मन भरा हो। तो हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन भरा हो। प्रश्न संख्या 8, असबाब का क्या अर्थ है? विकल्प दिया खरीदने की शक्ति, जरूरत, सामान, अग्रिम धनराशि। तो उत्तर होगा असबाब का अर्थ है सामान। बाजार का जादू चढ़ने पर हम पर क्या असर पड़ता है? विकल्प दिया है बाजार के मुंह में ना पड़ना, बाजार की कल्पना करना, बाजार में जाना किंतु घूमकर चले आना, बाजार की चकाचौंध देखकर उसकी वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाना। तो विकल्प क्या सही है इसका? घ, यानी बाजार की चकाचौंध देखकर उसकी वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाना। प्रश्न संख्या 10, बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प दिया है चीजों की बहुतायत उसके आराम में मदद नहीं, अलबत्ता खलल डालती है। ख दिया है मनुष्य बाजार की ओर आकर्षित हो जाता है। ग है वस्तुओं को खरीदने की उत्सुकता ज्यादा हो जाती है। घ उसे अपने ऐशो आराम की चिंता सताने लगती है। तो सही उत्तर होगा इसका क, यानी चीजों की बहुतायत उसके आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। प्रश्न संख्या 11, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? विकल्प दिया है क, बाजार से सामान लाने की प्रबल इच्छा का समाप्त हो जाना। ख, परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसे की वह पावर जिससे आप कभी भी महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। ग, महंगी वस्तुओं को देखकर मुंह मोड़ लेना। घ, माल संस्कृत को दोषी ठहराना। तो इसका सही उत्तर होगा ख, परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसे की वह पावर जिससे आप कभी भी महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, बाजार दर्शन पाठ में लेखक बाजार को किस रूप में देखा है? सही विकल्प का चुनाव करें। तो विकल्प दिया गया है फैंसी सामान के रूप में, बेकार जगह के रूप में, आधुनिक संस्कृति के रूप में, जादू के रूप में। तो लेखक किसके रूप में देखता बाजार? जादू के रूप में। कहता है कि वो बाजार का जादू है जो आंख की राह काम करता है, रूप का जादू है। क्या कारण है कि लेखक ने पैसे को ही पावर कहा है? विकल्प दिया है पैसा रहने पर हम बगैर सामान
खरीदे भी काम चला सकते हैं, लोग हमें श्रेष्ठ मानेंगे और पावरफुल कहेंगे। लेखक ने पैसे को ही वास्तविक पावर बताया है, क्योंकि इससे ही व्यक्ति वस्तुएं खरीद सकता है। सामान अधिक रखने से भी हम पावरफुल हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ग। लेखक ने पैसे को ही वास्तविक पावर बताया है, क्योंकि इससे ही व्यक्ति वस्तुएं खरीद सकता है। प्रश्न संख्या 14, भगत जी चूरन बेचकर एक दिन में कितने आना कमा लेते हैं? 15 आना, 20 आना, 25 आना, 6 आना। तो कितने आना कमाते हैं? 6 आना। प्रश्न संख्या 15, अभी कौन से लोग हैं जो सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? तो विकल्प दिया है, जो व्यक्ति बिना समझ से सामान खरीदता है, जिसके पास पैसा बहुत है, वह बहुत सारी अनावश्यक चीजें खरीद लेता है, सामानों को रिजर्व में रखता है, अपने घर के सामान को मुफ्त में बांटता है, धर्म को बढ़ाने वाले लोग। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? क, जो व्यक्ति बिना समझ से सामान खरीदता है, जिसके पास पैसा बहुत है और वह बहुत सारी अनावश्यक चीजें खरीद लेता है। प्रश्न संख्या 16, भगत जी अपना चूरन का सामान किस दुकान से खरीदते थे? तो नाई की दुकान, कपड़े की दुकान, लोहे की दुकान, पंसारी की दुकान। तो उत्तर होगा पंसारी की दुकान। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी का यह भाव किस प्रकार की सार्थकता को इंगित करता है? संतुष्ट के भाव को व्यक्त करता है, उनकी गरीबी को दर्शाता है, उनके चरित्रहीनता को प्रस्तुत करता है और उन्हें बाजार के शत्रु के रूप में दर्शाता है। तो सही उत्तर क्या है? संतुष्ट के भाव को व्यक्त करता है, जिसमें भगत जी का सशक्त पहलू भरकर सामने आया है। प्रश्न संख्या 18, पैसे के पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जा सकता है? अनपरचेजिंग और पैसा कम खर्च करके, परचेजिंग करके और पैसे को बचा करके, पैसे गरीबों में दान करके, अपने पास जरूरत का पैसा रख करके, बाजार में जाना और घूम के आना। चकाचौंध ही बाजार की गरिमा है, इसको गले से लगाना ये असली रस है। तो सही उत्तर होगा ख, परचेजिंग करके और पैसे को बचाकर। प्रश्न संख्या 19, मूक आमंत्रण से किस प्रकार की चाहत जगती है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताएं। तो दिया है, ग्राहकों के आने पर बाजार मौन हो जाता है, व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो वस्तुएं हैं वह उसकी आवश्यकता के अनुसार कम है, अतः वह और वस्तुएं खरीदने के लिए विचार करने लगता है। ग्राहकों को अपनी ओर बाजार आकर्षित करता है, बाजार आमंत्रित करता है और ग्राहकों के आने पर बाजार महंगाई परोस देता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ख होगा, व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो वस्तुएं हैं वह उसकी आवश्यकता को देख करके के अनुसार कम है, अतः वह और वस्तुएं खरीदने के लिए विचार करने लगता है। प्रश्न संख्या 20, बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है? मन भरा हो तब बाजार जाएं, बाजार जाने से कुछ न खरीदें, सिर्फ सुकून ढूंढ लें, बाजार के सौंदर्य को देखकर पुनः घर आ जाएं, बहुत सारा सामान खरीद कर ले आवें, बगैर जरूरत के सामान को भी खरीदने के लिए बेचैन रहें। तो सही उत्तर होगा, मन भरा हो तभी बाजार जाएं, खाली मन हो तो कदा बाजार ना जाएं। संख्या 21, जेब खाली हो और मन भरा नहीं हो पर भी उस बाजार का जादू चल जाता है, कैसे? पैसा हम बचा कर रखते हैं, किंतु मन में कंजूसी होने पर बाजार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन खाली न रहने पर हम बाजार से कोई भी सामान नहीं खरीदते हैं, हमारे पास लाखों रुपया जेब में भले ही पड़ा रहा हो। मन खाली रहने पर, जेब खाली होने के बावजूद भी हम बाजार से सामान किसी न किसी उपाय से खरीद कर घर लाते हैं। मन भरा होने पर ही हम बाजार जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ग। प्रश्न संख्या 22, बाजार के जादू की तुलना लेखक ने किस वस्तु से की है? मोटर कार से, वॉशिंग मशीन से, चौक बाजार की चकाचौंध से, चुंबक से। तो किससे की है? चुंबक से। 23,
बाजार का जादू हमारे शरीर में किस अंग से उतरता है? कानों के, आंखों के, मस्तिष्क के, पैरों के? तो किससे हुआ? ख, आंखों के द्वारा। प्रश्न संख्या 24, बाजार किस आधार पर सामाजिक समरसता की रचना कर रहा है? लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, क्रय शक्ति पर? किसके आधार पर? क्रय शक्ति पर। प्रश्न संख्या 25 यानी अंतिम प्रश्न इस पाठ से जो संभावित प्रश्न थे, मन बंद होने का क्या अर्थ है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर इसका उत्तर चुनें। मन बंद होने पर हम आवश्यक वस्तुएं ही सिर्फ खरीदते हैं। मन में हमेशा नकारात्मक भावना उपस्थित होती है और हमें बाजार में प्रस्तुत करती है। मन बंद होने की स्थिति में भरे बाजार के बीच में से निकलने पर कुछ लेने का विचार नहीं आता। हम अनुपयोगी वस्तुओं को खरीदने में तत्पर रहते हैं। तो सही उत्तर होगा क, मन बंद होने पर हम आवश्यक वस्तुएं ही सिर्फ खरीदते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज बाजार दर्शन पाठ का अध्ययन किया, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, संभावित बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा की। निसंदेह यह प्रश्न और जो बहुविकल्पी हैं आपकी आगामी परीक्षा में आपको सहायता करें। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के और वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। बहुत बहुत